हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर चुके थे और थर्मोडायनेमिक्स में हमने अप्रॉक्स 2 लेक्चर्स आपको कंटिन्यू भी किए। अभी हम लोगों को इस लेक्चर में उसी के आगे कंटिन्यू करना है, जिसमें हम लोगों को स्टेट फंक्शन के बारे में समझना है। इसके पहले हम लोगों ने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की थी। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसके बेस पर हम लोग बता पा रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी। आज हम लोगों को उसी के आगे फिर से कंटिन्यू करना है और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, हम लोगों को स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेट फंक्शन से। स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शंस क्या होता है? किसी भी सिस्टम्स के वो फैक्टर या किसी भी सिस्टम्स की वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती हो स्टेट पर, ना कि उनके पाथ पर। उन सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, इनिशियल कंडीशन से वो कहां पर कन्वर्ट हो गया? इनिशियल से मान लेते हैं वो सिस्टम फाइनल तक पहुंच गया, ठीक है। ये आपका कोई एक सिस्टम है जो कि इनिशियल स्टेट में है और ये आपका हो गया फाइनल स्टेट। तो अगर कोई कंपोनेंट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हुआ है तो उस केस में इनके फैक्टर्स में, इनकी प्रॉपर्टी में जो भी चेंजिंग होगी उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। अब वो कैसे चेंज होगी उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। मीन्स हम लोगों को बताना है स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो स्टेट फंक्शंस का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड करें, ना कि पाथ के ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तो देखो, अगर हमें इसको डेफिनेट करना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्या बोला मैंने? स्टेट फंक्शन आपकी एक प्रॉपर्टी है, किसकी? स्टेट फंक्शंस की। हम लोग लिख सकते हैं स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends upon only state of function, state of system, and does not depend upon path। क्या बोला गया? स्टेट फंक्शन आपकी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके अपने पाथ पर। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ये सारे बेटा क्या है? ये सारे आपके स्टेट फंक्शन है। कैसे? देखो जरा, मान लिया हमारे पास कोई एक सिस्टम था इनिशियल कंडीशंस पर और इस सिस्टम को कन्वर्ट किया गया फाइनल स्टेट में। तो हमने मान लिया कि हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना है? P1 है। जब सिस्टम फाइनल स्टेट में पहुंचा तो प्रेशर कितना हो गया? P2। सेम केस, अगर हमने वॉल्यूम V1 मान लिया तो फाइनल स्टेट वॉल्यूम को V2 मान लेंगे। अगर इनिशियल कंडीशन पर टेम्परेचर T1 है तो फाइनल कंडीशन पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2। मीन्स स्टेट को चेंज करने पर उसके फैक्टर्स भी बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड करें, ना कि उनके अपने पाथ पर। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। नोट कर लो फटाफट। अब हम लोगों को, मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है स्टेट वेरिएबल्स और वेरिएबल के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। तो अभी हमने क्या बोला? स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है? स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे वेरिएबल्स
जो सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, मीन्स द मेजरेबल प्रॉपर्टी, है ना। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाए, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अगर इसको हम लोग डेफिनेशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, मेजरेबल प्रॉपर्टी, द मेजरेबल properties required to describe the state of the system are called state variables। समझ गए बेटा क्या बोला गया, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करें, मीन्स द मेजरेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स। देखो जरा दोनों पॉइंट समझ गए। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। स्टेट फंक्शंस का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन करें, सिस्टम के स्टेट पर डिपेंडेबल हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। लेकिन स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करें, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसको फॉलो करती हैं। अब हम लोगों को समझना है पाथ फंक्शन। क्या समझना है बेटा, पाथ फंक्शन। तो देखो जरा, पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स अगर पाथ के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो टेक्निकल लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे, दीज वेरिएबल्स are path dependent and their value depends upon the path followed by the system in attaining that state। क्या बोला गया, these variables are path dependent and their value depend upon the path followed by the system is attaining that state। मीन्स कोई भी अगर सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट से मान लो फाइनल स्टेट में जाता है तो वो जिस किसी भी पाथ को फॉलो करता है उस पाथ पर जो वेरिएबल्स वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, और वहां पर जो पाथ वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। उसी फेज में अब हम लोगों को कुछ चीजें आगे कंटिन्यू करना है। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। साथ में हम लोगों ने स्टेट वेरिएबल्स भी डिस्कस किया। तो स्टेट फंक्शन फिर से एक बार समझ लो, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के पाथ के ऊपर डिपेंडेबल ना हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे वेरिएबल्स जो सिस्टम के पाथ के ऊपर डिपेंडेबल हो, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। अब इन दोनों में क्या यूज करना है, स्टेट वेरिएबल्स, मींस ऐसे फैक्टर्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। तो इस तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे। हाँ, इन सभी की प्रॉपर्टीज आगे बहुत एक्सप्लेन होने वाली है, इन सभी की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम लोगों को बेटा समझना है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो अभी हम लोगों को स्टेट ऑफ अ सिस्टम समझना है। अभी स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स हम लोग लिख लेंगे द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स कंडीशन
of the system which it describe the observable properties such as temperature, pressure, वॉल्यूम। क्या बोला बेटा? हाँ, आप समझ लो जरा स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब क्या है। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इट डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। मीन्स किसी भी सिस्टम का वो स्टेट जो सिस्टम की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करे। मीन्स उस टाइम उसका प्रेशर क्या होगा, उस टाइम उसका वॉल्यूम क्या होगा, उस टाइम उसका टेम्परेचर क्या होगा। इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज पर किसी भी सिस्टम का स्टेट जिस कंडीशंस पर फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। चीज और अगर इन प्रॉपर्टीज को, अगर इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया जाए तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसको नोट में लिख सकते हो क्या, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस देन स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। ठीक है बेटा, तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई इनिशियल कंडीशंस में प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर हम उसमें से किसी एक फैक्टर को चेंज कर देते हैं तो वो स्टेट तो चेंज कर ही लेगा, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिस्कस कर लिया। इसके बाद ये बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बस आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद अब हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कैसे करेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है बेटा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमें समझना है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद भी अगर प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजिंग ना हो, एक ऐसा सिस्टम जिसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज ना हो कुछ टाइम के बाद भी, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखो, अगर हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के डेफिनेशंस को डिफाइन करना है तो आप कैसे लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है द सिस्टम in which macroscopic property do not change with time is called thermodynamic इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, क्या बोला गया? एक ऐसा सिस्टम जिसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कुछ चेंज ना किया जाए, कोई भी चेंज ना हो, या हम लोग कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम भी उनकी प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब ही कांस्टेंट होता है ना, ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें सारे फैक्टर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को जनरली 3 फॉर्म में स्टडी किया गया है। देखो, तो अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो बेटा इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को 3 प्रोसीजर से स्टडी किया गया है। कौन कौन से? एक केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां पर अब हम लोगों को थर्मल प्रोसेस पर डिस्कशन करना है। मींस थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज ज़्यादा यूज होगा, लेकिन
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम लोग इन 3 फैक्टर्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादातर थर्मल्स के हिसाब से स्टडी करना, मीन्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हीट को चेंज करेंगे तब क्या होगा, हीट इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हीट डिक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके से हमें ज़्यादातर फैक्टर्स किस पर डिस्कशन करना है, थर्मल पर, है ना, मीन्स हीट पर। तो देखो अब इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या पढ़ना है बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहाँ से अब आपकी केमिस्ट्री का कोर पोर्शन शुरू हो गया। आई मीन यहाँ से आपको चीज़ों को समझना, लर्न करना या सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद ही मेन थर्मोडायनेमिक चैप्टर शुरू होता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जनरली होता क्या है, अगर कोई भी एक सिस्टम है और वो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और इसको बहुत सारे टाइप से क्लासीफाई किया गया है। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन में क्या होगा बेटा, व्हेन अ सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू another state is called thermodynamic process। ठीक है, और यहां पर कुछ कॉमन टाइप है, सम कॉमन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अब हम लोगों को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें कौन से प्रोसेस होते हैं इंडिविजुअल अभी हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हर एक टॉपिक्स को हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या होगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आपका होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका होगा आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका होगा बेटा साइक्लिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो यहां पर सबसे पहले हमें आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम लोग इस प्रोसेस को देखें तो देखो जरा, हम लोग आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल में दो वर्डिंग हमें दिखाई दे रहे हैं, एक होता है आइसो और दूसरा होता है थर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, है ना। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, कांस्टेंट हो, जिसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which the temperature of the system remains constant is called isothermal process। अगर हम लोग एक ऐसा प्रोसेस देखते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा बेटा, जीरो होगा। डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें, एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, है ना, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो आपको देख लेना आइसोथर्मल। अगर कहीं पर किसी भी सिस्टम पर
टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आई मीन कोई अगर सिस्टम है इनिशियल से फाइनल में जा रहा है और T1 T2 का वैल्यू 0 है, आई मीन T2 माइनस T1 कैसा है 0 है, या हम लोग कह सकते हैं T1 इक्वल टू T2 है, टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर चलो हम लोग इसको एक बार रब कर लेते हैं। चलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे थे, जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस कर लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो अभी क्या बोला गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, क्या बोलेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट। आई मीन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस आपका एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन भी आपका क्या है बेटा, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम लिख देते हैं क्या, जितनी भी आपकी रेफ्रिजरेटर में रिएक्शंस होती हैं दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, कब तक, जब तक हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते रहते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल द रिएक्शन गोइंग ऑन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल है। अब इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग क्या पढ़ना है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहे। क्या कांस्टेंट रहे, हीट कांस्टेंट रहे। मींस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां पर द प्रोसेस इन विच हीट इज कांस्टेंट, हीट क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अनदर वर्ड the process in which system does not exchange heat with surrounding is called adiabatic process. Adiabatic process, that is, इसका मतलब क्या हुआ, no heat exchange between system and surrounding। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। अब हीट कांस्टेंट हो ऐसा कैसे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अचानक से चेंजिंग हो जाए, हम लोग कह सकते हैं एब्रप्टली चेंज। तो एब्रप्टली चेंज कहाँ हो सकता है, देखो जरा, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा वर्स्ट ऑफ टायर, नेक्स्ट गैस क्लाउड एक्सपेंड्स। मीन्स अगर अचानक से कोई भी चीज फट जाती है ना, वर्स्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि उसमें न तो सिस्टम की हीट
सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो पाती है, ना सराउंडिंग की सिस्टम के साथ। मींस कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी के सबसे बेटर एग्जांपल क्या है, बस्ट ऑफ टायर, या इन अदर केस गैस क्लाउड्स एक्सपेंड। तो इस केस को हम लोग बोल सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या पढ़ना है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस। हम लोग दोनों में से कोई भी शुरू कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है चीज़ें, बस दोनों में एक एक कंडीशंस कांस्टेंट ले लेंगे। जैसे हमने अभी बोला आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम केस एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, कांस्टेंट हो। सेम कंडीशन अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। या हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या इसी को ऐसे भी क्या कहा, एंड इन अनदर वर्ड द प्रोसेस in which volume of the system is constant is called आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेल्टा V का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं, हीटिंग ऑफ ए गैस, हीटिंग ऑफ अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। अगर हम लोग एक गैस को कंटेनर में बंद कर देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं, तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होगी, नहीं। अगर उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या डिस्कस करना है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आप देखो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आइसोबैरिक, बैरिक का मतलब क्या है, बार, है ना, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है। तो हम लोगों को समझना है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, देखो बेटा, अब हम लोगों को आइसोबैरिक प्रोसेस समझना है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। मींस हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज या प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा P का वैल्यू जीरो। तो अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप समझ सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर आपका एक बेटर एग्जाम्पल है आइसोबैरिक प्रोसेस का। इसी तरीके से अगर हम लोग लिख सकते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और वाटर फ्रीज होकर क्या बनाता है, आइस बनाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ चीज़ नहीं है। क्या बोला गया, सबसे पहले में क्या बोला गया था, आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन, ये सारे आपके क्या होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका सबसे बेटर एग्जांपल मैंने आपको बताया, बर्स्ट ऑफ टायर, है ना, गैस क्लाउड एक्सपेंड्स। तो इस तरीके के सारे एग्जांपल्स आपके क्या होंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद हमने आपको बताया आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक का मतलब क्या है, आइसोबैरिक का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो बार है, बार यूनिट होता है प्रेशर का। हम लोग जानते हैं ना, जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट होता है, वैसे ही बार भी प्रेशर का यूनिट होता है। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। और इसके भी एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई ये गैस है, हमने उसमें गैस भरी, कोई ये क्लोज कंटेनर है, हमने उसमें गैस भरी और फिर हम उसको हीट कर दें, तो एक्चुअली प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन मान लिया कि हमने इतना टेम्परेचर दे दिया, इतना टेम्परेचर दे दिया कि वो ब्लास्ट कर जाए, और अगर वो ब्लास्ट कर जाएगा तो इसका मतलब है वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, अब वो कहलाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें अचानक से चेंजिंग हो जाए और हीट का एक्सचेंज ना हो पाए, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए, तो इसके बाद अब बेटा हम लोगों को पढ़ना है रिवर्सिबल प्रोसेस। या रिवर्सिबल प्रोसेस के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि अगर कोई भी एक सिस्टम है वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करके अपने वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिस्टम ए है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, बी से सी में कन्वर्ट हुआ, सी से डी में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली कहां पर आ गया, वापस अपने ए पॉइंट पर आ गया। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट में वापस आ जाना बाय द डिफरेंट पाथ, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगर मैंने लिखा कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल साइक्लिक प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये कार्नोट साइकिल बेसिकली केमिस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग कार्नोट साइकिल एक एग्जांपल को लर्न करके रखते हैं। तो देखो जरा, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, द प्रोसेस, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो द प्रोसेस इन विच क्या होगा बेटा, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम are same is called cyclic process। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कैसा हो, साइक्लिक सेम हो, उसको हम लोग कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ दैट इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, फाइनल स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो इस तरीके से हम लोग साइक्लिक प्रोसेस को भी इजीली समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब बहुत समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बिकॉज बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बस दो प्रोसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, एक चीज़ और क्या, ये प्रोसेस हम लोग जितने भी अभी पढ़ रहे हैं, हम आपको इन प्रोसेस के बस अभी एक इंट्रोडक्शंस के टाइप से पढ़ रहे हैं, इनका मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी हम लोगों को यही सारे प्रोसेस और भी एक्सप्लेन करके पढ़ना। एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर में जब हम लोग लॉज की बात करते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं, तो हम लोग जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, है ना। तो उन सारों में ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं वापस फिर आएंगे, है ना। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इन प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन फिलहाल इस प्रोसेस के अभी इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोगों को पढ़ना है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस का जनरली मतलब होता है कि अगर कोई एक सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाए, फाइनल में कन्वर्ट हो जाए, और फाइनल से किस में कन्वर्ट हो जाए, इनिशियल में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, द प्रोसेस इन विच the process in which the direction may be reversed at any stage is called reversible process। ठीक है बेटा, अब इसी बात को हम अगर चाहें तो आपको बहुत एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, जिसमें 5-10 मिनट चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को बेसिकली कंसेप्ट समझना है। तो एग्जांपल की थ्रू हम इस बात को समझेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। क्या लिखा होगा, द प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन मे बी रिवर्स, है ना, एट एनी स्टेज, मतलब किसी भी कंडीशंस पर अगर हमारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आप लोग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिखा एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ये दोनों ही प्रोसेस आपके बेटा रिवर्सिबल हैं। कैसे, देखो जरा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स। एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब क्या है, मान लो हमने स्प्रिंग्स, मान लो ये स्प्रिंग्स है ना, और इसको ऐसे हमने क्या किया, खींच दिया, और जब हम छोड़ेंगे वो वापस रिवर्स हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग, है ना। उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। इट इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम केस, मान लो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने गैस को फिल कर दिया और उसको क्लोज कर दिया, लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, उन गैसेस को ओपन करेंगे, आई मीन उस वेसल के कवर को हम लोग जैसे ही ओपन करेंगे, गैसेस क्या होंगे, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या बोला गया, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ये दोनों ही एग्जांपल आपके रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, एक चीज और समझ लो, कभी कभी मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है ना, मैं यहां पर समझा देता हूं। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, और इस रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने यहां पर एक पिस्टन लगाया और क्या किया, इस पिस्टन पर एक मैंने कुछ इस तरीके से सरफेस बना दिया। अगर हम लोग यहां पर मान लो डस्ट के पार्टिकल्स अचानक से डाल देते हैं, अगर हम लोग अचानक से डस्ट के पार्टिकल्स डाल देते हैं, तो ये पिस्टन क्या होगा, एकदम से मूव करेगा, है ना, फिर धीमे से ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, और एक फॉर्म ऐसा आएगा कि दोनों इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस वही प्रोसीजर आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मीन्स जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो इक्विलिब्रियम पर आकर फिक्स हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। वो हम लोग किसी भी तरीके से बात करें, लेकिन अगर यही बात हमने डस्ट को एक एक पार्टिकल्स डालो तो क्या होगा, जैसे जैसे वेट बढ़ता चला जाएगा, पार्टिकल्स वैसे पिस्टन वैसे वैसे नीचे को शिफ्ट होती चली जाएगी। मीन्स अब आपको ये क्या समझना है, जब हम लोगों ने अचानक से डस्ट को डाला तो पिस्टन एकदम से नीचे गई और फिर ऊपर उठेगी, लेकिन जब हम लोग एक एक डस्ट के पार्टिकल्स को डालेंगे, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स डालेंगे, तो क्या होगा, पिस्टन धीमे 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 नीचे जाएगी। मीन्स क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस में इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम में एकदम से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, पहले सिस्टम एकदम से डाउनवर्ड होता है, फिर अपवर्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग इस पिस्टन्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने डस्ट का एग्जांपल दिया, और अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए वर्क करेगा। मीन्स अगर कोई एक सिस्टम है, हम लोग उसको अचानक से चेंज करते हैं तो पहले वो डाउनवर्ड होगा, फिर अपवर्ड होगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस को मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर हम किसी में धीमे धीमे से चेंज करते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। ये दोनों ही एग्जांपल बहुत अच्छे एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेस के, जिसमें मैंने बताया एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग और एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को यही समझना है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो देखो मैं इसको रब कर देता हूं।
चलिए बेटा, तो अब हम लोगों को पढ़ना है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या पढ़ना है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है वो भी समझ लो। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि वो कभी भी डायरेक्शंस रिवर्स नहीं होती। मींस अगर एक बार सिस्टम ने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो फिर वो प्रोसेस वापस रिवर्स नहीं हो सकता, उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल। तो अगर हम लोग इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच इक्विलिब्रियम is not attained between system and surrounding is called irreversible process। ठीक है बेटा, तो यहां तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर हमें इसके एग्जांपल देखना हो तो देखो, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर पानी को हिल से गिरा दिया जाए तो क्या वो वापस अपने आप रिवर्स होकर ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोला गया? द प्रोसेस इन विच इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने अभी क्या बोला? वाटर को फ्लो कर देना, मीन्स टॉप टू बॉटम। तो अब इसको क्या लिखेंगे? फॉलिंग ऑफ वाटर, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हिल, मीन्स एक हिल से पानी का फॉल कर जाना, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों ही प्रोसेस आपके क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैं एक बार सारी चीज़ों को रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने आपको बताया मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन, ये दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके? आइसोथर्मल प्रोसेस के। सेम केस अगर हम लोग जितनी फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज में जितनी भी रिएक्शंस वर्क करती हैं, जब तक हम उसको सप्लाई देते रहते हैं तो क्या उसका टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है हम लोगों के डेली लाइफ में भी बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस का। कौन? रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की एडियाबैटिक प्रोसेस की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अचानक से चेंजिंग हो जाए और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो पाए, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का बेटा मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कि वॉल्यूम को चेंज ना कर पाएं। तो मैंने आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि एक हम लोग कंटेनर ले लेंगे और उसमें गैसेस को कंप्रेस करके भर देंगे। अब हमने उसको हीट किया। जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? गैसेस का वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। और अगर गैसेस का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों क्या हो? सेम हो। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कार्नोट साइकिल, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस आपका क्या है? कार्नोट साइकिल का एक हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कार्नोट साइकिल साइक्लिक प्रोसेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ये आप लोगों को फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर ले। किसको मेंटेन कर ले? इक्विलिब्रियम को। तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस, है ना। दूसरा फेज उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, मींस इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। और इक्विलिब्रियम मैंने बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम तो पीछे जाके लेक्चर देख लो। ओके, अब हमारे पास आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस।
अब बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम वन डायरेक्शनल हो, मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रोसेस रिवर्स ना होता हो। जैसे क्या एग्जांपल दिया मैंने, फॉलिंग ऑफ वाटर। पानी को हम लोग ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या पानी अपने आप ऊपर उठ के पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेम केस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? चलिए, तो अभी बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस का कंप्लीटली इंफॉर्मेशन पढ़ा, लेकिन प्रोसेस के अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस का एग्जांपल और उसका प्रोसेस बता दिया। अगले लेक्चर में हम लोग इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरनल एनर्जी। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? और हम लोग पढ़ेंगे हीट। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? और हम लोग पढ़ेंगे वर्क। इतने 3 पॉइंट्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग जाएंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक पर। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही हमारा इस चैप्टर का मेन थीम है। लेकिन जब तक हम लोग इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छी कमांड नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी। ठीक है बेटा? चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। चलिए बेटा, ओके, बाय, टेक केयर।